पिछले भाग में आपने सुना कि सुबोध और साकेत ने लंगड़दीन को शक होते ही कि वो नकली यक्षिणी है, नंगा करके जमीन पर बांध दिया। उसके कपड़ों की तलाशी में मिली शराब को जब उन्होंने उसे पिलाया, तब वो बहुत रोने लगा और उसने बताया कि वो भूरी कुतिया की उबली जलजीरा मिक्स पेशाब थी, जो अंड बंड जादू से युक्त थी, जिसके पीते ही उसका भेड़ में बदलना तय है। लेकिन वो बदल पाता इसके पहले दे दनादन सुबोध और साकेत ने मन भर के उस पे लट चटकाए और अपनी कसक पूरी कर ली। लंगड़दीन तो कुछ देर सुतने के बाद भेड़ में बदलकर खेतों में गायब हो गया, लेकिन सुबोध और साकेत वहीं घंट यंत्र समेत फंस गए। सुबोध ने अपने साइंटिफिक दिमाग का बखूबी इस्तेमाल किया और वापस कोठी तक पहुंच गया। वो वापस ताई के पास पहुंचने वाले थे कि तभी दो अजनबी आए, अदा और पदा। उनसे घंट यंत्र शुल्क की वसूली के लिए हवा में प्रकट होने लगे। अब आगे यार, अब क्या करें, ये तो जाने वाले रास्ते को चौक करके खड़े हुए हैं, सुबोध ने डरते हुए कहा। मुझे भी डर लग रहा है, साकेत ने कहा। हवा में बने धूसर लंबे और बौने साए बोले, अब तुम्हारी खैर नहीं है। तभी बौने धूसर साए ने एक जोरदार पाद किया। ठुर, पदा, कितने बार तुमसे कहा है कि ज्यादा मत खाया करो। लंबे साए ने हाथ अपनी नाक पर रखते हुए कहा। इतनी विभत्स बदबू कमरे में फैल गई कि सुबोध और साकेत को मितली सी आने लगी। अदा की बात सुनकर पदा ने हंसते हुए कहा, ठीक है। ठुर्र। इसके बाद लगातार बहुत देर तक पदा ने काफी देर तक कांड किया, जिसके कारण उसके बगल में खड़ा उसका दोस्त अदा उसकी बदबू सूंघकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। साकेत और सुबोध ने अपने अपने पल्लू से अपने चेहरे को कस कर बांध लिया, ताकि पदा की जहरीली पाद से खुद को महफूज कर सकें। अदा की बेहोशी से वे काफी खुश भी थे, क्योंकि अब उन्हें केवल एक से निपटना था। पदा ने साकेत से कहा, शुल्क देते हो या मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें और जौहर दिखाऊं? हमारे पास कुछ भी नहीं है, इस घंट यंत्र को भी हम नहीं ले गए थे, ये खुद ही साथ चला गया था, साकेत ने कहा। शट अप, मुझे लल्लू समझा है क्या? रीडिंग पहुंचती है इसकी, तुमने इसे उपयोग किया है, सीधी तरह से शुल्क दो। पदा ने कहा, अरे जब है ही नहीं तो कहां से दें? ना यकीन हो हमारा तो तलाशी ले लो, कुछ है ही नहीं हमारे पास, सुबोध ने कहा। इतना सुनते ही पदा अपने आपे से बाहर हो गया और इतने जोर से हवा छोड़ी कि उस हवा से साकेत दूर उछलकर 12 खानों में गिरा। लेकिन उसकी बदबू इतनी बुरी थी कि 12 खानों में साकेत को मितली आने लगी और वो वहीं बेहोश सा होने लगा। इसी बीच सुबोध ने पदा के पास जाकर एक दो हाथ चलाने का सोचा। पदा ने उसके हाथ पकड़ लिए और सुबोध से बोला, टीका कराते कराते हैं बिटवा, और इतना बोलकर उसने सुबोध की किश ली और अपना घुटना सुबोध के गुप्त अंग पर जोर से मारा। घुटने की चोट से सुबोध के अंडकोश तक हिल गए और वो वहीं अपना सेंटर पकड़कर लौट गया। तभी पदा वहां उसके पास आया और उसके चेहरे के ऊपर खड़ा होकर कान करने को हुआ। तभी एक अनजान साया जो बिल्कुल दूधिया वर्ण का था पदा के सम्मुख पहुंचा। पदा भी हैरान हो गया कि ये क्या चीज है। उसकी आने वाली पाद उस साए पर कंसंट्रेशन चले जाने से बाधित हो गई और वो सुबोध के ऊपर पाद ना सका। इस प्रकार सुबोध कुछ देर के लिए ही सही पर पदा के कहर से बच गया। अब उस सफेद साए ने एक मंत्र उच्चारण किया।
तुस्कारी महाहत्यारी उत्तम पाद धड़ाके वाला इस मंत्र को सुनते ही पदा बोला, नहीं, ये तुमने क्या किया? मेरी बदबू बचाव शक्ति की काट छीन ली। अब मैं कुछ पलों में इस जहरीली खुशबू से बेहोश हो जाऊंगा। हाँ, तुझे बेहोश करके ही जाऊंगी। पूरा माहौल खराब कर दिया तूने साले, सफेद साए ने कहा। इसके बाद पदा ने रेगुलर विस्फोट किए, लेकिन अपनी शक्ति चली जाने से वो भी चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। तब सफेद साया करहते सुबोध के पास पहुंचा और बोला, अब तुम दोनों भी जल्दी से जल्दी निकल लो यहाँ से। जैसे तैसे नाक दबाए सुबोध ने साकेत को उठाया और जान बचाकर वहां से वापस उसी टनल नुमा रास्ते से होते हुए उस गुप्त स्थान से दूर ऊपरी मंजिल तक पहुँचे। ऊपर पहुंचकर सुबोध ने साकेत को बताया कि वहां एक सफेद साए ने उनको बचाया था। सुबह का खूबसूरत मनोरम दृश्य कुछ देर में निकलने वाला था। साकेत और सुबोध ने पहले खूब जोर जोर से गहरी सांसें ली, जिससे उनके शरीर में शुद्ध ताजी हवा पहुंची, और कुछ देर लगातार वहीं थूकते भी रहे, क्योंकि पदा की हवा ने बहुत कुछ खराब कर दिया था, जिनमें एक उनके मुंह का स्वाद भी था। साकेत कुछ देर के लिए वहीं लेट गया और लेटे लेटे बोला, भाई अच्छा हुआ कि दो ही थे, अदा और पदा। अगर हगा भी होता तो ना जाने फिर क्या होता। बस कर, यही उल्टी करवाएगा क्या अब? मुझे तो दीवान साहब की तलाश है। बहन चोद क्या फनकार किस्म के आदमी थे। इतनी तामझाम बिठा के गए कि अगर हमारी किस्मत ना साथ दी होती तो हम भी उनके पास ही पहुंच चुके होते। सुबोध ने फिर से थूकते हुए कहा, लेकिन भाई वो वर्ड कौन था जो पदा की सीक्रेट जानता था? साकेत ने कहा, अबे मुझे क्या पता, कहीं दीवान साहब की आत्मा वात्मा तो नहीं थी? सुबोध ने कहा, नहीं भाई, दीवान साहब की आत्मा तो नहीं होगी। अगर होती तो शुल्क जमा करवा कर ही अपन को छोड़ती। साकेत ने कहा, सही बोल रहा, वो सचमुच काया आदमी है। फिर वो कोई फरिश्ता होगी। कहीं तेरे दादाजी तो नहीं थे? सुबोध ने हंसते हुए कहा, यार भाई मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो खुद ही वहां बेहोश था। साकेत ने मायूसियत भरे स्वर से कहा, पर मैं भी उसे नहीं देख पाया, उसकी कोई शक्ल ही नहीं थी, अदा पदा की तरह। शायद वो हगा ही होगा, सुबोध ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा। कुछ देर बाद वो दबे पांव वापस नीचे उतरे और सीधे ताई के रूम में पहुंचे। ताई गहरे खरटी भर कर सो रही थी। उन दोनों ने अपने अपने कपड़े पहने और साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट आदि वापस उसी वार्डरोब में रख दिए। सुबोध ने लंगरदीन से मिली अंड बंड देशी वाइन की बोतल संभालकर अपने पैंट में डाली और फिर दबे पांव साकेत के साथ वापस अपने रूम में लौट आया। दोनों फिर थकान मिटाने के लिए घोड़े बेंच कर से गए और सीधे दोपहर में उठे। उठकर फ्रेश हुए और नहा धोकर तैयार हुए। साकेत खाना लेकर आया, लेकिन सुबोध ने नहीं खाया। जब साकेत ने खाना ना खाने की वजह जानना चाही तो उसने कहा, आज जब तक ऊपर क्या है पापोरी के मुंह से सच नहीं जान लूंगा, तब तक खाना तो क्या पानी भी नहीं पीऊंगा। इतने सारे सीक्रेट दबे हैं, पापोरी को मुझे बताना ही पड़ेगा सब कुछ। भाई तू जल्दीबाजी मत कर, और कुछ ऐसा भी मत कर जो बाद में तुझे ही अखर जाए। मेटल ने कहा, क्या मतलब है तेरा? सुबोध ने कहा, यही कि पिछली बार जो तूने धोखे में उसके साथ किया था।
क्या पता हमारी तरह वो भी अभी खोज में हो। ऐसे जोर जबर से फिर नुकसान तो तुझे ही उठाना पड़ेगा ना, मेंटल ने कहा। जो भी है, पर मैं स्पष्ट पूछूंगा उसको कि कालचक्र क्या है, क्योंकि अगर लंगर दीन जैसे बेज अभी है तो वो उसे भी आजाद करवा ही लेंगे एक दिन। और ये ऐसे ही बंद कमरे में रोती रहेगी तो इसका तो नहीं पता, पर मैं और तू जरूर दक्षिणी की भेंट चढ़ जाएंगे। उसने कहा था कि वो मुझे माँ योंग पॉबिचो ले जाएगी। बिना तैयारी के वहां जाना किसी मौत की गुफा में जाने जैसा है। क्या तू कभी चाहेगा कि अपनी बची खुची जिंदगी किसी भेड़ बकरी या किसी और पशु के शरीर में तब्दील होकर गुजारे? मैं तो कभी नहीं चाहूंगा, सुबोध ने कहा। सुबोध इतना बोलकर सीधे पापोरी के रूम में पहुंचा। पापोरी उसे देखकर थोड़ी आंखें चुराकर बोली, अरे आओ सुबोध, बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया पापोरी। सुबोध ने उत्तेजित स्वर से कहा, तो क्या लेटने आए हो? पापोरी ने इस बार उसकी आंखों में अपनी आंखें डालकर गौर से कहा। यार तुम समझती नहीं हो, सुबोध ने कहा। हाँ, और तुम बस कपड़े फाड़ देते हो, किसी को भी उसके अंतर्वस्त्रों में छोड़ देना। यही मर्दानगी होती है ना सुबोध, पापोरी ने कहा। तुम मुझे गलत समझ रही हो पापोरी। वो एक गलतफहमी थी बस, सुबोध ने कहा। पर प्यार के इजहार के बाद अगर मैंने हाँ नहीं की तो तुमने सीधे मुझे नंगा ही कर दिया। वाह, कितने सच्चे आशिक हो तुम, पापोरी ने कहा। ओ शट अप, सुबोध ने कहा। यही मैं तुमसे भी कहने वाली थी, पापोरी ने कहा। ओ पापोरी, मैं अब कैसे तुम्हें समझाऊं, सुबोध ने कहा। रहने दो, कोई जरूरत नहीं अब तुम्हारी समझाइश की। और हाँ, अगर तुम्हारा पैर ठीक हो गया हो तो अब मुझे माफ करो और चले जाओ यहाँ से, पापोरी ने मुंह फेरते हुए कहा। चला जाऊं? वो मायोंग पोबिट्रो, उसका क्या? हम वहां जाने वाले थे, सुबोध ने कहा। भूल जाओ, जिसने तुमसे कहा था वो अब मर चुकी है तुम्हारे लिए, पापोरी ने कहा। सुबोध ये सुनकर एकदम सन्न रह गया। उसने बोला, हाँ, अब तो मर भी गई होगी। और जानता हूं तुमको तालुकदार साहब, अच्छे से जानता हूं। तुम्हारी या किसी और की हकीकत सामने आ पाए उसके पहले ही तुम सब भूल जाओगी। पर ऊपर जो भी है आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। देखो, अगर मैं खतरे में हूं तो तुम भी महफूज नहीं हो। बेज मिलकर उसे फिर से आजाद करवा लेंगे और फिर वो बदला लेगी, सुबोध ने भरे गले से कहा। अब पापोरी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो आंखें दिखाते हुए सुबोध से बोली, क्या है ऊपर? मेरा वो मतलब नहीं था, सुबोध ने शालीनता से कहा। नहीं, अब तुम मुझे बताओगे कि ऊपर क्या है। नहीं तो मैं तुम्हें आज दिखाऊंगी कि ऊपर क्या है, पापोरी ने अपने सुर बदल कर कहा। सुबोध एकदम से पापोरी में आए बदलाव से थोड़ा घबरा गया। बोलो, ऊपर क्या है? यही चाहिए ना तुम्हें? लो आओ, ले लो, यही है ना ऊपर। पापोरी ने आंखों में आंसू भरकर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, हे राम, अरे बाप रे, अरे मेरी बात सुनो। तुम उस दिन की एक छोटी गलती अब तक याद रखोगी। अरे यार, सॉरी, मैं साकेत नहीं हूं यार। मुझे तो ऊपर यानी तीसरी मंजिल के बारे में पूछना था। वो कालचक्र, वो क्या है? सुबोध ने हाथ जोड़कर कहा। पूरी बात समझकर पापोरी की खोपड़ी भी घूम गई। उसने अपने बटन खोलते हाथ रोक दिए और फिर से पूरे बटन लगा लिए। ओ गॉड,
ये मैंने क्या का क्या समझ लिया था, पापोरी ने कहा। हाँ, तुम्हारा आशिक तुम्हारे जिस्म से नहीं तुम्हारी अदाओं पे फिदा होगा। मेरा प्यार तुम्हारी आत्मा से है, इस नश्वर देह की तो एक्सपायरी है। ये गुजर जाएगी एक दिन, पर ये आत्मा हमेशा तुम्हें ही चाहेगी पापोरी, सुबोध ने बहुत प्यार से कहा। अच्छा, कल टाइटैनिक देखे थे क्या तुम, पापोरी ने कहा। व्हाट, सुबोध ने चौंक कर कहा। बड़े रोमांटिक होकर कह रहे थे इसलिए पूछा। देखे थे क्या, पापोरी ने फिर से रिपीट करके कहा। नहीं, मेरी रगों में छायावाद दौड़ता है पापोरी तालुकदार। 3 घंटे की चाशनी में डूबा रसगुल्ला मुझे क्या रोमांटिक बनाएगा। 24 घंटों की तड़प में डूबी गुजिया हूँ मैं, सुबोध ने हसरत भरी निगाहों से कहा। तो हसरतों को आजाद करना नहीं चाहोगे सुबोध, पास आकर पापोरी ने कहा। लेकिन मेरे प्यार का ही यकीन नहीं, फिर भला क्या फायदा, सुबोध ने उसके चेहरे को देखकर कहा। नफा नुकसान की सोच कर प्यार किया जाता तो कभी अमर प्रेम और उसके करने वाले पैदा नहीं होते। मिस्टर सुबोध, पापोरी ने कहा। तो फिर क्या तुम, सुबोध ने कहा। तुम मुझे अच्छे लगे, लेकिन तुम्हारे होंठ बहुत सूखे हैं, पापोरी ने कहा। सुबोध कुछ आगे बोल पाता इसके पहले पापोरी ने उसके चेहरे को अपने चेहरे के नजदीक लाकर उसके अधरों पर अपने अधर रखने से पहले धीमी आवाज में एकदम रूमानी सुरूर में कहा। कालचक्र तक तुम कभी पहुंचे नहीं सुबोध। सुबोध ने पापोरी की आंखों में देखा तो उसकी पुतलियां एकदम से बदलने लगी थी। उनका रंग एकदम से नीला होने लगा था। सुबोध ने अपने चेहरे को उसके चेहरे से दूर खींच लिया। सुबोध अपनी बड़ी सांसों के साथ अपने सूखते हलक को बार बार थूक निगलकर गीला कर रहा था। उसके सामने जवानी का पुकारता समुंदर हिलोरे मारता हुआ उसे अपनी लहरों में बहा ले जाने को तैयार खड़ा था।